जय हिंद। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से मैंने कल क्लास को खत्म किया था। हम लोग ठोस द्रव और गैस के बारे में यहाँ पढ़ चुके थे कि ठोस द्रव और गैस में किसमें गतिज ऊर्जा होती है, किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो गैस में सबसे अधिक उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। और द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है लेकिन गैस की अपेक्षा कम होती है। द्रव की अंतराण्विक बल अधिक होती है लेकिन ठोस से कम होती है। और सबसे अधिक अंतराण्विक बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ठोस में सबसे अधिक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में सबसे कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होती है। यहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको अंतराण्विक स्थान भी बोला जाता है, वह गैस में सबसे अधिक होगा क्योंकि डिफ्यूजन सबसे अधिक गैस में होगा, गैस सबसे अधिक फैलेगा, यानी कि उनके कणों के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्थान अधिक होगा। ठीक है, द्रव के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्थान अधिक होगा लेकिन ठोस से अधिक होगा, द्रव से कम होगा अंतराण्विक स्थान। इन सभी पाठ्यक्रमों पर, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली कल की क्लास में। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि आज हम पढ़ेंगे कि संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ कैसे ठोस से द्रव में बदल जाता है, और ठोस से कैसे गैस में बदल जाता है, और गैस से कैसे ठोस में बदल जाता है। इन सभी पे आज की परिचर्चा स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैटर केमिस्ट्री में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में क्या था? पदार्थ। पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठोस से कई पदार्थ क्या होते हैं, तो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जिसको कि नौसागर बोला जाता है, और कर्पूर, फिनफ्थलीन, ये सब इत्यादि। तो लिखते हैं ठोस से गैस में। एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बना लीजिएगा। इससे डायग्राम से क्या होगा कि आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जब भी आप नोट्स को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकती है। तो ठोस, द्रव, जितने भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको यहाँ सॉलिड लिख लेंगे। लेकिन कोई एक भाषा को, भाषा सभी जानिए लेकिन कोई एक भाषा को पकड़ कर रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही भाषा में नोट बनाइए। जानते हैं तो अपने तक सीमित रखिए। नोट्स में दोनों भाषा को इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, जैसे जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। तो तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो सीधे गैस में बदल जाएगा। और एक क्रिया यह भी होती है कि टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट द्रव में भी पार्टिकल्स जो है वह बदल जाते हैं। तो द्रव में भी पार्टिकल्स आएंगे कब? एरो, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ठोस से सीधे द्रव में, और जब टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा दिया जाए, जब ठोस से द्रव में आ चुका है और अधिक अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पार्टिकल्स जो है द्रव से सीधे गैस में भी बदल जाते हैं। ठोस से द्रव में टेम्परेचर बढ़ाने पे, और द्रव से गैस में बदल जाएंगे जब टेम्परेचर को और बढ़ाया जाएगा। तो टेम्परेचर को अगर और बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को अगर और बढ़ा दिया जाए तो द्रव के जो मैटर है, जो मैटर द्रव में है यानी लिक्विड में है, वो गैस में बदल जाएगा।
टी फॉर टेम्परेचर यहाँ पे है, नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर है, टी फॉर टेम्परेचर, तापमान। तापमान अगर बढ़ाया जाए तो, और तापमान अगर कम किया जाए, गैस का तापमान कम किया जाएगा तो ये द्रव में बदल जाएगा, तो स्वाभाविक वाली बात है। और द्रव का तापमान जब कम किया जाएगा तो ठोस में बदल जाएगा, स्वाभाविक बात है। आगे हम पढ़ाएंगे कि इस विधि को क्या कहते हैं, ठोस से जो द्रव में बदलता है और द्रव से जो ठोस में बदलता है और द्रव से गैस में बदलता है और गैस से द्रव में बदलता है, इस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, सब बताएंगे। ऊर्ध्वपातन क्या है, उसको नोट्स कीजिए। यहाँ पे ये भी आप लिख ही लीजिए कि टेम्परेचर जब घटाया जाएगा, टेम्परेचर जब घटाया जाएगा तो टेम्परेचर घटाने पे, एरो नीचे की ओर दे दीजिएगा, टेम्परेचर घटाने पे द्रव सॉलिड बन जाता है और टेम्परेचर घटाने पे गैस जो है लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि द्रव के फॉर्म में आ जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज, when temperature decreases the gas form change into liquid, the temperature decreases gas directly change into solid। जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा तो गैस से सॉलिड में भी बदल जाएगा। अच्छा, इस कोई बताइए कि अगर गैस से ठोस में अगर परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कोई बताइए कमेंट करके। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठोस से गैस बदलता है तो इसको तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे, यानी कि सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेट मटेरियल में कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड और फिनोल्फ्थलीन, बहुत सारे ये पदार्थ आते हैं। लेकिन जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो ये ठोस में बदलता है। सीधे कैसे बदलता है, इस प्रक्रिया को बोलेंगे निक्षेपण। और याद रखिएगा कि आइस का अधिकतम घनत्व, मोस्ट डेंसिटी, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 3.96 सी, ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए, इतना होता है, नोट कीजिए, इसको मिटाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। गैस से कोई पार्टिकल, गैस से द्रव, यानी कि गैस टू लिक्विड, गैस से द्रव यानी कि गैस टू लिक्विड, अगर कोई पदार्थ अगर हो रहा है, ठीक है, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपके घर में खाना बनता होगा और खाना बनने के बाद जब चावल बन जाता होगा तो चावल के ढक्कन पर आप देखते होंगे कि बहुत भाप टाइप की चीज जो है वो आपके चावल के बर्तन के ढक्कन पे आ गए होते हैं, जिसको वाष्प बोलते हैं, भाप बोलते हैं। उस भाप को अगर ठंडा कर दिया जाए या उसको आप खुले में रख दें, जब वो ढक्कन पे जो भाप बैठा हुआ है और वो ढक्कन का तापमान जब वो भाप ठंडा हो जाएगा, वातावरण के टेम्परेचर में आ जाएगा और उसको ठंडा कर दिया जाए तो वहाँ जो गैस है, वो जो भाप है, वह पानी का रूप ले लेगा, वह पानी हो जाएगा। वह पानी ही था जो द्रव से गैस में परिणत हो गया था, और वो जो गैस से द्रव में परिणत होगा उसको संघनन कहते हैं, और द्रव से गैस में वाष्पीकरण कहते हैं या क्वथनीकरण कहते हैं। तो गैस से द्रव में बदल इस प्रक्रिया को गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन या कंडेंसेशन, इंग्लिश में कंडेंसेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। संघनन कहते हैं और जिस बिंदु पर यह संघनित होता है, गैस जिस बिंदु पर द्रव में बदल जाता है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर वाष्प या गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं या हो जाता है, ओशांक कहते हैं। उस बिंदु को ओशांक कहते हैं, ओशांक कहते हैं। गैस से द्रव लिख लिया आपने, अब द्रव से गैस लिखेंगे। द्रव से गैस, अगर द्रव से कोई पदार्थ गैस में परिणत हो जाता है, द्रव से कोई पदार्थ अगर गैस में परिणत हो जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसको क्वथनीकरण भी बोला जाता है, क्वथनीकरण। और जिस बिंदु पर यहाँ द्रव गैस में बदल जाता है, जिस बिंदु पर द्रव गैस में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। जिस बिंदु पर द्रव गैस में परिणत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। नोट्स कीजिए इसमें। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर?
यानी कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इस पे पानी उबलने लगा। ठीक है, यहां लिख लीजिए पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ये बताइए, बादल का बरसना और बादल किसका उदाहरण है? बादल जो है संघनन का उदाहरण है। संघनन के उदाहरण में आप लिख लीजिए, बादल संघनन का उदाहरण है, यानी कंडेंसेशन का उदाहरण है। बादल आपस में टकराते हैं तब द्रव में बदल जाते हैं। बादल संघनन का प्रकार है। अब लिखेंगे द्रव से ठोस, यानी कि लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड। कोई चीज जैसे कि पानी, पानी अगर लिक्विड है वह सॉलिड में कब बदलेगा? जब उसके तापमान को कम कर दिया जाएगा, जब उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा। जब द्रव के टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा तो वह ठोस बन जाएगा। यानी कि जब हम पानी को ठंडा कर देते हैं, पानी के तापमान को घटा देते हैं, तो वह बर्फ का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग या द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यहां द्रव ठोस में बदलता है, जिस बिंदु पर द्रव ठोस में बदलता है, ठोस में बदलता है, उसे, उस बिंदु को फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। एक लिख लीजिए, ठोस से गैस। ठोस से गैस। इस प्रक्रिया को, ठोस से गैस की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कर्पूर, कर्पूर, नौसादर, नौसादर, लैब बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड
इसको NH4Cl भी कहते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस प्रक्रिया को उद्पातन कहा जाता है। नोट कीजिए। एक नोट करके ऊपर में कहीं लिख लीजिएगा, वाटर जो होता है, वाटर का त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट 0.01 है। यानी कि इसी टेम्परेचर पर पानी द्रव में भी रहेगा, ठोस में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा, इस टेम्परेचर पर। इसको नोट करके लिख लीजिए कहीं पर। तो कुछ मैं बूस्टर फैक्ट्स लिखवा देता हूं, जिसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित आपके लिए होंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लिखिए, बारिश की जो बूंद है वह गोलाकार हो जाती है। पृथ्वी पर आते आते बारिश की बूंद गोलाकार हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है पृष्ठ तनाव। समान बादल वाले क्षेत्र को आइसोनेफ कहा जाता है। समान बादल वाले क्षेत्र को आइसोनेफ कहा जाता है। समान बादल वाले क्षेत्र को आइसोनेफ कहा जाता है और पानी का ट्रिपल पॉइंट 0.01 होता है। समान बादल वाले क्षेत्र को आइसोनेफ कहा जाता है, लिख लीजिए। पानी का बादल से पानी बरसना और पानी के बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है। सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं और फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में बदलते हैं, यह भी मैं बताऊंगा। और अच्छा, कोई बताइए तो, जो कृत्रिम बादल होता है, जैसे सऊदी अरबिया जैसे कंट्री में बारिश करवाया जाता है, तो उसमें किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है या किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, ज़रा बताइए। तो उसमें लिख लीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम बादल, आर्टिफिशियल क्लाउड, कृत्रिम बादल, आर्टिफिशियल क्लाउड में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। लूनर कास्टिक जो होता है, जो वोट का जो इंक होता है, जो जल्दी वोट देने के बाद जो यहाँ पे ब्लू कलर का जो चढ़ा दिया जाता है, वो लूनर कास्टिक में कौन सा केमिकल होता है ये बताइए। उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक में सिल्वर आयोडाइड होता है, AgCl3। सिल्वर, हाँ, सिल्वर क्लोराइड होता है लूनर कास्टिक। और सिल्वर आयोडाइड इसमें होता है, लूनर कास्टिक में सिल्वर। ये बताइए कि सबसे अक्रिय धातु क्या होता है? सबसे अक्रिय धातु, सबसे अक्रिय धातु सोना होता है।
और इसको किंग ऑफ मेटल भी बोला जाता है, किंग ऑफ मेटल। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम है, ऑरम है। सब बताएंगे, लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए बूस्टर फैक्ट्स में। कृत्रिम बादल। वर्षा की मात्रा को किस चीज़ से नापा जाता है? तो लिख लीजिएगा अलग से स्टार दे करके, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा को हाइटोमीटर से मापते हैं, हाइटोमीटर से। आर्द्रता किससे मापते हैं? आर्द्रता होता है कि हवा में नमी जो होती है, हवा में जब बारिश वाला मौसम रहेगा तब के बाल जो है फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीजिंग लगेगा, ऐसे कि हाथ आप डालिएगा तो बाल जो है, बालों में हाथ फेर नहीं पाएंगे, तो वो हवा में नमी हो जाती है, जिसको आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। ये सब याद कीजिए, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बादल के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफोलॉजी। बादल के अध्ययन को नेफोलॉजी कहा जाता है, लिख लीजिए। बादल के अध्ययन को नेफोलॉजी कहा जाता है, NEPHOLOGY। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। मिट्टी की उर्वरता जो है दलहनी पौधे के उत्पादन से बढ़ती है। आप जितना दलहनी पौधा का उत्पादन कीजिएगा किसी भी मिट्टी में, उसकी उर्वरता बढ़ेगी, यानी कि वहाँ मिट्टी उतना फर्टिलाइज होगा। मिट्टी की लवणीयता को दूर करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? और मिट्टी की क्षारीयता को किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? कोई बताइए। मिट्टी अगर क्षारीय हो जाए तो इसको किस चीज़ से दूर किया जाता है? यह सब एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। मानव द्वारा, यह लिख लीजिए, मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व क्या है? मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व बताइए। कोई किसी को अगर ज्ञात हो तो बताइए। टेक्नीशियम होगा मानव द्वारा पहला निर्मित तत्व। टेक्नीशियम, नीशियम ऐसे भी लिख सकते हैं। टेक्नीशियम मानव द्वारा पहला तत्व। कॉपर जो है वहाँ विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है, तो पहला कौन होगा? सिल्वर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक लिख लीजिए, सिल्वर होता है। आघात वर्धनीयता सबसे अधिक गोल्ड में होती है, यह सब लिख लीजिए। आज की क्लास पर हम यहीं विराम लगाते हैं, कल फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।